हम लोग जो है इससे पहले जो है स्त्री जनन अंग के बारे में और जो मादा जनन अंग के बारे में, नर जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और इन दोनों के पढ़ने के बाद हमें जो ये पता चला कि किस प्रकार का संरचनाएं जो होती है दोनों के शरीर में पाई जाती है, उसके अंदर से प्रमुख भाग क्या और सहायक वाला भाग क्या है, कौन युग्मक का निर्माण करवाएगा और कौन युग्मक को ले जाने का काम करेगा, ये सारी चीजें जब हम लोग देख चुके हैं तो अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आया है एनसीईआरटी के अंदर, वो टॉपिक है कौन सा, युग्मक जनन। जब इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस टॉपिक से ये पता चल रहा है कि इसके अंदर किसका निर्माण होगा, उस युग्मक का निर्माण होगा जिस युग्मक का जरूरत किसके लिए किया जाता है, जनन के लिए किया जाता है। हमें हमारे लिए ये आश्चर्य वाली बात है कि हम जब पढ़ रहे हैं कि नर युग्मक, लेकिन ये नर युग्मक बन कैसे रहा है, या मादा युग्मक तो मादा युग्मक बन कैसे रहा है, आखिर उसके बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, इन सारे विषयों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। जब इस चीज के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय है, इसमें कोई भी ज्यादा अब दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये वृषण स्त्रियों में अंडाशय, यही के अंदर एक क्रियाएं होती है जिस क्रिया का नाम क्या है, युग्मक जनन। जिस क्रिया का नाम क्या है, और इंग्लिश में प्यार से इसको बोले तो किसके नाम से जाना जाता है, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, बताया जाता है। हाँ, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। और इस विधि के द्वारा ही बताया जाता है कि क्रमशः नर युग्मक यानी गैमेट बनने की क्रिया, चाहे वो नर युग्मक हो, और नर युग्मक का बात करेंगे तो कौन चीज, शुक्राणु हो, और या मादा युग्मक का बात करें तो क्या हो, अंडाणु। तो ये चीज जो होती है ये अब हमें पता चलेगी कि शुक्राणु बनने की क्रिया और अंडाणु उत्पन्न करने की क्रियाएं जो है वो क्रियाएं किस रूप में इसके अंदर होता है, तो उसी पे जब हम अब बात करेंगे। सबसे पहले नर युग्मक के अंदर शुक्राणु जो वृषण के अंदर बनता है वो कैसे बनता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कि वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं मौजूद रहता है। अपरिपक्व का मतलब कि स्टार्टिंग में ये कैसा है, अपरिपक्व का मतलब वो मैच्योर नहीं है, यानी अभी अभी वो कोशिका जो है वो निर्माण ही हुआ है। वो कोशिका अभी उस कोशिका के तरह काम नहीं करेगा जैसा एक पूर्ण रूपेण युग्मक का हो पाता है, उस तरह ये अभी नहीं कर पाता है। तो बोला क्या जाता है कि वृषण में एक अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं जो कि शुक्राणु जन्य या स्पर्मेटोगोनिया के नाम से बहुवचन में जाना जाता है, जबकि एक वचन में हम उसको स्पर्मेटोगोनियम के नाम से जानने का काम करते हैं। तो यानी ये नर जन्म कोशिकाएं जो होती है, ये नर जन्म कोशिकाएं उस वृषण के अंदर हमें देखने को मिलता है। और बताया ये जाता है कि इसी कोशिकाएं, नर जन्म कोशिकाएं के द्वारा आगे चलकर किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का उत्पन्न होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन ये क्रियाएं हमारी जिंदगी में कब स्टार्ट होता है, ऐसा होता है कि बचपन के समय से ही हमारे अंदर शुक्राणु बनाने की पावर हो, और बचपन से अगर ऐसा होता तो बचपन से ही उसको बाप बनने की क्षमता होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन काल के अंदर अलग अलग एक अवस्थाएं आने पर उसके अंदर कुछ कुछ प्रवस्थाएं आती है, और उन्हीं प्रवस्थाओं के बीच में एक ऐसा प्रवस्था है जहां पर जीवन में एक क्रियाएं होती है, और वो क्रियाएं कब से स्टार्ट होती है, तो कब से, किशोरावस्था से। ये जीवन का सबसे अहम दौर जहां से हमारे शरीर के अंदर काफी कुछ चेंज होने लगता है, बदलाव होने लगता है, परिस्थिति हमारे शरीर की बिगड़ने लगती है, संभलने लगती है, वो इस समय से शुरू होती है। और बताया जाता है कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, कौन, ये शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ पे मौजूद था, वृषण के अंदर। कहाँ पे, ये शुक्रजनक नलिका था, जिसके अंदर हम ये बात जाने थे कि 3 टाइप का सेल मौजूद होता था। एक नर जन्म कोशिका था, एक सर्टोली कोशिका था, तो एक जो था वो इंटेस्टाइनल सेल था। कौन सा, लीडिंग कोशिका, कौन सा कोशिका है, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्र जनन कोशिकाएं, कौन,
जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसके अंदर एक विभाजन हमें देखने को मिलता है, और विभाजन होता है कौन सा? समसूत्री। इंग्लिश में बोले तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब वहां पर उसके अंदर क्या होता है कि बहुत यहाँ पर जो है एक कोशिकाएं होता है, जिस कोशिकाएं का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्टार्टिंग के टाइम में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद इसका नंबर जो होता है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। किसका? इस स्पर्मेटोगोनिया, इस शुक्र जन्म के अंदर कौन सा विभाजन देखा गया? और उस समसूत्री विभाजन के उपरांत उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन के द्वारा उसके संख्या में क्या हुआ? लगातार वृद्धि हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी एक तरह की कोशिका है जिसका जो अगर हम गुणसूत्रीय बात करें तो क्या होगा? 2n। क्या होगा? लिखा हुआ है कि ये शुक्र जनन किस अवस्था में है? द्विगुणित का मतलब? द्विगुणित का मतलब वो 2n द्विगुणित होते हैं, और इनमें अभी जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा? 40। कितना होगा? कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर यही जो यहाँ पे शुक्राणु जनन जो पहले स्टार्टिंग में समसूत्री विभाजन के द्वारा अपने नंबर को बढ़ा रहा है, उसी के अंदर कुछ के अंदर बताया जाता है कि कैसा विभाजन हमें देखने को मिला, या अर्धसूत्रण देखने को मिला, माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिला। और इस माइटोटिक डिवीजन के बाद बताया जाता है कि जिनको हम किसके नाम से जाने? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के नाम से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाने। यानी अब इसके अंदर ये 2n वाले कोशिका के अंदर डिवीजन होने के बाद ये जो है ये किस में बदल गया? nn। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं, और एक प्राथमिक शुक्राणु, यानी एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जिसके अंदर अभी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, वो प्रथम अर्धसूत्रण विभाजन न्यूनीकरण विभाजन के पूरा करते हुए वो दो समान अगुणित कोशिकाओं की क्या करने लगती है? रचना करते हैं, और जिन्हें हम क्या? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर का बात करते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर विभाजन होता है, और उस विभाजन के फलस्वरूप फिर से यहाँ पर कौन सी हमें देखने को मिलता है? एक द्वितीयक, कौन सी? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की रचना हमें होती है। दो वहां पे अगुणित बनने का काम होता है, और बोला जाता है कि इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाएं में अब जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितना होती है? 23। कितना होती है? और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्रण विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परशु स्पर्मेटिड्स के टिड्स में क्या होता है? पैदा होता है। इसको जानने के लिए इससे बढ़िया तुमको रहेगा ये चीज। देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो कोशिका है किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? स्टार्टिंग में हमारे पास जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका का क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है उसका? जो गुणसूत्रीय अवस्था वो क्या है? 2n है। उससे फिर बनता है हमारे पास एक और चीज जिसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? स्पर्मेटोसाइट, जो किस अवस्था में रहता? 2n। किसमें रहता? फिर इसके अंदर जो चीज बनता है वो बनता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? फिर उसके अंदर विभाजन होता है, उससे क्या बन जाता है? वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। यानी स्पर्म को बनाने वाला जो सेल है उसको बोला गया स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उस स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली बार अर्धसूत्रण विभाजन हुआ। कौन सा? और उस अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप बताया क्या गया कि उसके फलस्वरूप यहाँ पे अर्धसूत्रण विभाजन हुआ, और उससे बन गया यहाँ पर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। कौन सी बना? क्या बना? क्या बना? और ये द्वितीय स्पर्मेटोसाइट ही आगे चल के विभाजन करके बनता है वहां पर कौन सी? स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है? क्या बनता है? अभी ये स्पर्मेटिड्स जो वहां पे बना है वो अभी क्या बोला गया कि ये शुक्राणु से पूर्व बनने की क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? यानी अभी शुक्राणु नहीं बना है, शुक्राणु बनने में अभी थोड़ा सा टाइम। तो वो वाला चीज क्या है? स्पर्मेटिड्स। क्या है ये? क्या है ये? ये अभी अचल होता है। ये क्या होता है?
लेकिन इसके अंदर सूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर जो फिर विभाजन होने के बाद जो कोशिका बना उसके अंदर क्रोमोसोमिया नंबर कितना है? इसके अंदर कितना था? 46। इसके अंदर कितना? और इसी 23 को अब ये मेंटेन रख रहा है, इसी 23 को अब ये हमेशा क्या कर रहा है? मेंटेन रख रहा है। लेकिन विभाजन के फलस्वरूप अपने नंबर को बढ़ा रहा है, विभाजन के फलस्वरूप अपने नंबर को, और बोला कि स्पर्मेटिड्स के पास जो होता है 2 गो स्पर्मेटिड्स होता है, और उसके अंदर जब विभाजन होता है, जब वो शुक्राणु बन जाता है तो इससे भी यहाँ पर 2 गो शुक्राणु, इससे भी 2 गो शुक्राणु, यहाँ का भी, यहाँ पे भी 2 गो शुक्राणु, इससे भी 2 गो शुक्राणु, टोटल क्या गो बन जाता है? 4 गो बन जाता है। यानी एक स्पर्मेटिड्स के अंदर अगर विभाजन हमें देखने को मिलता है तो उससे क्या गो शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 गो। इस तरह से अगर उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का बात करें तो इस टाइप से बहुत सारा सेल वहां पे मौजूद था, बोले ना, और बहुत सारा अगर सेल मौजूद है तो हर एक सेल के अंदर इस टाइप से हमें क्या देखने को मिलेगा? विभाजन करने की क्रियाएं देखने को मिलेगा, और विभाजन करने की क्रियाओं देखने के उपरांत लास्ट में अंतिम में हमें पास शुक्राणु बनेगा, और हर एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या गो शुक्राणु मिला? 4 गो। इस प्रकार से अगर बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया होगा तो बोलो वहां पे बहुत सारा शुक्राणु बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए के बताया जाता है कि मेल बॉडी के अंदर, नर बॉडी के अंदर एक बार में बहुत सारा शुक्राणु क्या होता है? तैयार होता है, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारा क्या पाया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या पाया जाता है? और इसलिए के हर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु बनता है। तो जितना ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया का वहां पे डिवीजन होगा, विभाजन होगा, बोलो उतना ज्यादा शुक्राणु बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो हमारे किस पे डिपेंड करता है? स्पर्मेटोगोनिया पे। अब वही बात जब हम इस एनसीईआरटी के अंदर का बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? इस एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखा गया है कि यहाँ पर दूसरे अर्धसूत्रण विभाजन से गुजरते हुए यहाँ पर 4 बराबर अगुणित कोच में शुक्राणु प्रसूर यानी स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं, और चित्र 3.5 देखो निकाल के वहां पर इसकी संरचना देखने को मिलता है। ये यहाँ पे है? यहाँ पर शुक्र जनन की क्रियाएं है, देखो दिया हुआ है। सर्टोली कोशिका, कौन सा कोशिका है? प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, फिर शुक्राणु की पूर्व की अवस्था, और फिर उसके बाद जो बन गया वो क्या बन गया? क्या बन गया? तो पहले हमारे पास बोल शुक्र जनन है। दूसरा अगर इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राथमिक शुक्राणु का है, फिर ये द्वितीयक वाला है, बोलना, फिर ये तीसरा ये वाला है, फिर ये वाला है। यानी ये अवस्था है किस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया के अंदर विभाजन होता है, और विभाजन के उपरांत ये क्रियाएं हमें उसको अंदर देखने को मिलता है। ये एक चरण है कि जल्दी से लगो, बोल, बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये चीज हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। आगे जब हम इसके अंदर का बात कर रहे हैं तो हम ये सब चीज देख लिए कि हमारे पास वहां पर उससे क्या वो बन गया? 4 गो बना। क्या वो बना? अब यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है? आगे हमारे पास अब देखो क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्मेटिड पैदा करके वो हो गया, लिखा हुआ है कि शुक्राणु परसों में, कौन सी में? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऊपर में उधर दिए हैं, देख लेना। शुक्राणु प्रसूर रूपांतरित होकर क्या निर्माण करता है? शुक्राणु स्पर्म बनाते हैं, और यह प्रक्रिया है क्या होता है? यानी स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु जना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या बोला गया? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोला गया? इसमें कोई दिक्कत? जिसको इंग्लिश में हम स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात जब शुक्राणु जनन की क्रियाएं हो जाती है तो बताया जाता है कि शुक्राणु के शीर्ष पर सर्टोली कोशिकाएं रहता। कौन सा चीज? ये सर्टोली कोशिकाएं क्या देने का काम करता था? पोषण। कौन चीज देने का? सर्टोली कोशिकाएं का एक और काम होता है, यहीं पे सुन लो। बताया जाता है कि एक मुलेरियन हार्मोन होता, मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट जो होता है यही वो चीज होता है, मुलेरियन का ये निर्माण करवाता है ये सर्टोली कोशिकाएं, जिससे एक नर के अंदर नर वाला जनन भाग ही विकसित होता है,
और मादा वाला जनन भाग जो होता है वो क्या होता है, वहां पे अनडेवलप होता है। उस चीज को सप्रेस करने का काम जो होता है इसी सर्टोली सेल से निकलने वाले मुलेरियन डक्ट जो होते हैं या मुलेरियन जो होता है उसी के ऊपर ये उसी को बनाने का काम करता है, जिससे वो रुकने का काम होता है। आगे लिखा हो जाता है कि सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित एम्बेडेड होते हैं ये चीज, और अंत में जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित यानी बाहर निकल रहा है, उस सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बन गया, सारा चीज तो हो गया। अब उससे वहीं पे थोड़ी टर्न अप करेगा, टर्न अप तो बाहर में आके ये करेगा। तो उस टर्न अप करने के लिए वहां से रिलीज होता है, और उस प्रक्रिया को जो होता है हम उसके किसके नाम से जानते हैं, वीडियोसेचन। किसके नाम से, यानी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने वाला शुक्राणु जब शरीर से बाहर निकलता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वीर्यसेचन। क्या बोलता है, और वीर्य इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा उस रास्ते में और तरल पदार्थ मिला था, पढ़े थे नहीं मिला था रे, शुक्राशय सब मिला था ना, सेमिनल प्लाज्मा सब मिला था ना, तो इसलिए कि अब वो क्या बन जाता है, वीर्य। क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। आगे जब हम इस एनसीईआरटी के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है कि शुक्र जनन प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया, किशोरा अवस्था के यौवना आरंभ से होने लगती है। यानी अगर बात बोले तो अभी के समय में ये 10 से 12 वर्ष में ये होने लगती है, क्योंकि इस दौरान हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन जिसका नाम है GnRH गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्राव में इस एज में काफी वृद्धि हो जाती है। और बोला जाता है कि आपको याद होगा कि 11th में हम लोग एगो पढ़े थे हार्मोन के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर, जहाँ पर एक भाग था जिसका नाम था हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन के अंदर यह हाइपोथैलेमस वाला भाग हमें देखने को मिल रहा था, जिसे हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नाम से जानने का काम करते हैं। उसी हाइपोथैलेमस के ऊपर बताया जाता है ये GnRH जो है वो GnRH काम करता है, और गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने के कारण ये फिर हमारे किसके ऊपर, पीयूष ग्रंथि के ऊपर, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। और ये दोनों चीज, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का हिस्सा है और पीयूष ग्रंथि हमारा हार्मोन वाला जगह है जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर और हार्मोन को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और क्या बोला गया, तथा 2 गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, एक पीत पिंडाकार, यानी गोनोडोट्रोपिन हार्मोन से 2 हार्मोन, गोनोडोट्रोपिन के अंदर से 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक लिटिजाइनिंग हार्मोन जिसको LH बोला गया था, और एक जो है वो होता है पुटकोदोपदिक का हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन हार्मोन, एक जो है वो हमारे पास LH है, तो दूसरा हमारे पास वो क्या है, FSH है। LH लिटिजाइनिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिलीज हो रहा है किस जगह से, तो गोनोडोट्रोपिन के से, किससे, किससे। और क्या बोला गया कि यही हार्मोन के स्रावन को उद्दीपित करता है। LH किसके ऊपर, लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, और वहां से एंड्रोजन के संश्लेषण यानी टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण को स्राव पर उद्दीपित करता है, और इसके बदले में पुंजन शुक्र जनन की प्रक्रिया को क्या करता है, उद्दीपित। यानी यह हार्मोन का जरूरत होता है किसके लिए, शुक्र जनन की क्रियाओं के लिए। यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपके अंदर बेहतर है तो इसका मतलब आपके अंदर शुक्राणु बनने की पावर भी बेहतर है। यहाँ तक कि आपके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर को, यानी एक लड़का के अंदर जो द्वितीय गुण लक्षण होता है उसको भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का काम जो है इस हार्मोन की वजह से हो सकता है। इसलिए कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है एक बॉयज के अंदर बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन FSH
सर्टोली कोशिकाओं पे कार्य करता है और कुछ घटकों के स्राव को उद्दीपित करता है जो शुक्र जनन की प्रक्रियाओं में क्या करती है, सहायता करती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या करती है। अब हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग हार्मोन के बारे में बात किए, किस प्रकार से शुक्राणु को बनाने के लिए हार्मोन जरूरी होता है, किस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया कोशिका शुक्राणु बनता है तो उसमें हार्मोन काम करता है। चलो हम उस पर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर देखो क्या बताया गया है कि जब यहाँ पर हम देखते हैं तो पता चला हमारे पास क्या है, एक हाइपोथैलेमस। ये हमारे हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर बताया जाता है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस सब जो होता है वो अटैच रहता है। एक वहाँ पर एक टर्सिका वाला जो होता है वहाँ पे बोन्स पाया जाता है, साला टर्सिका के नाम से वो जाना जाता है। उसी जगह पर बताया जाता है कि बहुत छोटा हाइपोथैलेमस वाला जगह होता है। उस हाइपोथैलेमस से एक और भाग एंटीरियर पिट्यूटरी ये वहाँ पर मौजूद रहता है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से और मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम वहाँ पे उसको जानने का काम करते हैं। इसलिए कि क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा हार्मोन तो रिलीज करता ही है, लेकिन बहुत सारा और जो रिलीजिंग हार्मोन होता है उसको प्रेरित करने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये जो हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस से क्या कैसे इसके अंदर क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बोलो तो कौन सी नाम से पता चल रहा है कि गोनाडोट्रोपिन। गोनाड्स जो होता है वो जनन वाला भाग को ही हम गोनाड्स के रूप में भी जानते हैं। विरसन और अंडाशय ये दोनों गोनाड्स है। ये दोनों क्या है, क्या है, हम इसको गोनाड्स के नाम से भी जानते हैं। ये जनन वाले भाग है, इसलिए के बताया जाता है कि वहां पर GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो काम करता है। वो जब काम करता है तो वो क्या होता है कि बताया जाता है कि उस जगह पर GnRH जब काम करता है तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि जो होते हैं, ये अग्र पीयूष ग्रंथि स्टिमुलेट होते हैं, एक्साइट होते हैं। और जैसे ये एंटीरियर पिट्यूटरी एक्साइट हुआ, जैसे इस एंटीरियर पिट्यूटरी को पता लगा कि हमारे ऊपर GnRH जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी समझ जाता है इस बात को कि हमको अब जाके कहाँ पर, तो मेल और फीमेल बॉडी के सेक्स ऑर्गन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पर हमें काम करना है। यानी ये समझ जाता है कि अब हमें अंडाशय या ओवरी पर जाके क्या करना है, काम करना है। और तब ये एंटीरियर पिट्यूटरी अपने अंदर से कौन सा हार्मोन निकालता है, FSH। कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH जिसका दूसरा नाम ICSH के नाम से भी जाना जाता है। इन हार्मोन को क्या करता है, ये रिलीज करने का काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इसको जाके कहता है FSH को, जा तू क्या कर, इसको बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी बोलता है FSH को, जा FSH तू उस अंडाशय के अंदर शुक्राणु को बनाने की क्रिया को क्या करना, आरंभ करना। शुक्राणु को बनाने की क्रिया नहीं, उसके अंदर बहुत सारा जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो वहां पर सेल का भाग रहता है, उसके नंबर को, उसके फॉलिकल्स को पहले बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिस फॉलिकल्स से शुक्राणु की कोशिकाएं आगे वृद्धि करने का काम करेगा। तो ये FSH जो है, फॉलिकल्स जो है वो वहां पर FSH इसके अंदर जाके, किसके अंदर, वृषण के अंदर जाके, वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके और उस फॉलिकल्स के नंबर को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। दूसरा एंड पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी इस LH को भी भेज रहा है, किसके अंदर, तो इस वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और कहता है कि देख वहां पर दो कोशिकाएं हैं। एक कोशिकाएं हम इसके अंदर जानते हैं कि कौन सा कोशिका है, एक, और एक कोशिकाएं हम जानते हैं कि कौन सा है, लीडिंग कोशिका है। कहता है कि देख एंड FSH तू जाके सर्टोली कोशिका पे काम करना, और LH को बोलता है तू जाके किस पे काम करेगा, लीडिंग सेल पे। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी LH को भेज के इस लीडिंग सेल पे काम करवाता है तो उस लीडिंग सेल के अंदर से हार्मोन का रिलीज होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है कौन सी, टेस्टोस्टेरोन।
और यही टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन नामक हार्मोन जो है वो फिर क्या करता है कि उस मेल बॉडीज के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल यानी द्वितीयक लैंगिक जनन, जैसे दाढ़ी मोचकाना, बॉडी सॉडी का मोटा होना, या ये सारी जो गुण होती है, आवाज के अंदर परिवर्तन होना, ये सारा का सारा काम जो होता है इस हार्मोन के कारण होता है। यही नहीं, इस हार्मोन के कारण इसके अंदर सर्टोली सेल के अंदर, कौन सी के अंदर, सर्टोली सेल के अंदर, जिससे कौन सी का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी, यानी शुक्र जनन की क्रियाएं जो होता है वो किस कोशिका से, किस कोशिका से, सर्टोली कोशिका से जो होने का काम होता है, तो उसके अंदर ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस को ये सर्टोली कोशिका जो होता है ये नहीं, यहाँ पर कोशिका होता है नर जन्म कोशिका। कौन सा कोशिका, नर जन्म कोशिका के द्वारा नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रिया किसके द्वारा, तो नर जन्म कोशिका को ये सर्टोली सेल जो होता है पोषण देके स्टिमुलेट करने का काम करता है, और वो बहुत तेजी से क्या बनाने का काम करता है, शुक्राणु को बनाने का काम करता है। लेकिन एगो और बात, इस सर्टोली कोशिका के पास एक और प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है इनहिबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, क्योंकि मान लो कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच को निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच काम किया, सर्टोली लीडिंग सेल काम किया, और काम करते करते शुक्राणु बनने की क्रिया बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तो क्या करेगा, बढ़ाते रहेगा। लिमिट है कि नहीं है, उसका अपना एक अवस्था है कि नहीं है, कि एक स्टेज है तो वहीं तक ना बनेगा, उस तक बनने के बाद ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब बन जाता है सही मात्रा में तो इनहिबिन जो होता है तब एक्टिवेट हो जाता है। इनहिबिट जो होता है वो क्या होता है, और ये इनहिबिन प्रोटीन तुरंत जाता है हाइपोथैलेमस के पास, तुरंत जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, बोलता है बस कर, अब कितना करेगा, तबाही लाने का मन है कि, तो फिर ये जो होता है ये यहाँ से निगेटिव फीडबैक लेके जाता है, और हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि अब तू धीमा कर, इसको बोलता है कि तू जीएनआरएच का रिलीजिंग करना कम कर दे, और एंटीरियर पिट्यूटरी का कहता है कि तुम एफएसएच और एलएच का निर्माण करना कम कर दे, क्योंकि उसके पास यानी नर जन्म कोशिका को जितना स्पर्म बनने की टेंडेंसी थी वो क्या कर चुका है, बना चुका है। बात समझ में आया, और इसलिए कि ये यहाँ से फिर क्या देता है, उसको निगेटिव इंफॉर्मेशन देता है कि हो गया। जैसे हर जगह पे हमारे पास ये मैकेनिज्म है, ये एक रासायनिक मैकेनिज्म कहलाता है। हम जब पेट भर जाता है, भूखे रहते हैं, तो हमारे दिमाग को पता चलता है कि भूख लगा है, लेकिन क्या उड़ते हैं तो उड़ते रहते हैं, 10 थाली 15 थाली खाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक समय तक फिर हमारे इस अमाशय के द्वारा एक इंफॉर्मेशन जनरेट होता है कि बस कर भाई, ई नहीं कि हराम के माल है तो पकड़ के चाँप दे, ई नहीं कि हड्डी गुड्डी है तो पकड़ के देते रहा, ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास एक ये मैकेनिज्म होता है, और सेम मैकेनिज्म के द्वारा ये चीज फिर क्या होता है, रुकता है। सेम वही यहाँ पर भी होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद जो होता है एक सीमा तक रिलीज होता है। ये नहीं कि बाल्टीन भर भर के टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाया जा रहा है, आफत आ रहा है आने दो, से कुछ नहीं होता है। यहाँ से भी एक निगेटिव फीडबैक जाता है और बोलता है कि देख भाई, जब ये दोनों कम हो जाएगा तो इसके ऊपर भी असर कम होगा, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का बनाना कम कर देगा, तो सब कुछ ये क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कोशिका यानी स्पर्म बनने की ऊपर जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो इस प्रकार से कार्य करता है। समझ में आया? एक जोड़ा वेटसन में दोनों में एक ही प्रोसेस होता है। देवता वह प्रोसेस बंद कर दो।